देखिए आज हम देखेंगे स्टील का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम अगर हम स्टील का बनाए तो वो कुछ इस तरीके से ग्राफ जाता है। अब इस डायग्राम को समझने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेस क्या होती है और स्ट्रेन क्या होती है। हालांकि आप सभी स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो आप सबको पता होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होती है, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये एक बार है, अगर इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाया जाए, इसको अगर खींचा जाए तो फोर्स जो हमने लगाया और ये इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इस बार का कुछ एरिया होगा। तो अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस हमारा होता है सिग्मा से हम इसको डिनोट करते हैं, और स्ट्रेस को हम लिखते हैं जितना भी हम फोर्स लगा रहे हैं वो डिवाइड बाई कितना उसका एरिया है ये, यानी कि इसे खींचने के लिए कितना फोर्स लगाया गया है वो, और जो इसका यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हम बोलते हैं स्ट्रेस। अब स्ट्रेन क्या है? जब इस पर इस तरीके से स्ट्रेस लगाई गई तो इसकी कुछ लेंथ में चेंज आ गया होगा, ये कुछ खिंच गई होगी, तो इसलिए अब अगर हम स्ट्रेन निकालना चाहें तो स्ट्रेन हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब अगर ये टोटल 10 सेंटीमीटर का था और जब हमने इसको खींचा तो ये 11 सेंटीमीटर का हो गया खींचकर, तो इसका मतलब स्ट्रेन कितने की आ गई? 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 की स्ट्रेन आ गई। तो इसी तरीके से अगर हम स्ट्रेस को और स्ट्रेन को कैलकुलेट करते जाएं यूटीएम मशीन पे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर अगर हम टेस्ट करते जाएं स्टील को, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है। अब इस ग्राफ में नीचे दे रखी है स्ट्रेन, इधर दे रखी है हमें स्ट्रेस। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो स्ट्रेन है वो यहां पर लिख दी गई है। एक तो सबसे आगे लास्ट में आप देखते हैं लिखा है यहां पे 25, इसका मतलब 25% स्ट्रेस, 25% स्ट्रेन मैक्सिमम माइल्ड स्टील में आ सकती है। 25% स्ट्रेन आने के बाद वो टूट जाएगा। इसका मतलब अगर ये स्टील का होता और ये अगर 10 सेंटीमीटर का है तो 10 सेंटीमीटर का 25% यानी कि 12.5, तो 12.5 सेंटीमीटर खींचने के बाद इसको टूटना ही टूटना था। तो मैक्सिमम कितनी आ सकती है माइल्ड स्टील के केस में स्ट्रेन? 25%। अब अगर हम बात करें यहां पर कुछ और परसेंटेज दे रखी है आगे, ये दे रखी है हमारी 0.11% और ये दे रखी है 0.2%, और इसके अलावा ये दे रखी है हमें 1.55%। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर कि ये जो हमने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ के अंदर कुछ हमने पॉइंट्स बना दिए गए। जैसे ये O, इसको हमने बोला पॉइंट O, इसको बोला पॉइंट A, इसको लिख दिया पॉइंट B, ऐसे ही पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E और पॉइंट F। अब इन हर एक पॉइंट से लेकर हमारे 3 तो बनती हैं लिमिट्स और 4 हमारे हैं पॉइंट्स। लिमिट और पॉइंट्स का मतलब क्या है? अगर हम पॉइंट की बात करें तो A ये एक पॉइंट है, B एक पॉइंट है, C एक पॉइंट है, D एक पॉइंट है, और अगर हम लिमिट की बात करें यानी कि C और D, ये जो इन दोनों के बीच की है ये एक लिमिट है, D और E ये एक लिमिट है। तो ये क्या है? ये है हमारे लिमिट। अगर हम देखें सबसे पहले लिमिट को तो पहले है OA, OA यानी कि हमारी O से लेके A तक, तो इसको हम बोलते हैं हमारी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, या फिर इसको हुक्स लिमिट भी बोला जाता है। हुक्स लॉ ने यही हमें लॉ दिया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेन के। एक बात ध्यान रखनी है हमें, हुक्स लॉ में हमें बताया गया है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और हुक्स लिमिट यहां से यहां तक है। इसका मतलब यह नहीं है कि आगे कितनी भी अगर हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन नहीं बढ़ेगी, या स्ट्रेन बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस नहीं बढ़ेगी। यहां पर कहने का मतलब यह है कि ये जो हुक्स लॉ है, ये लिमिट यानी कि ए से लेके ओ तक की, यहां तक अगर हम जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही स्ट्रेन बढ़ेगी, यानी कि एक लीनियर एक ग्राफ देगी, एक लीनियर उसका वेरिएशन होगा। तो ये मतलब है हुक्स का। और इसके आगे भी अगर आप स्ट्रेन बढ़ाते जाएंगे तो स्ट्रेस आपको बढ़ानी पड़ेगी, या स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन बढ़ेगी, वो भी आगे प्रोपोर्शनल रहती है, लेकिन वो इस रेशो में प्रोपोर्शनल नहीं रहती जिस रेशो में हुक्स ने हमसे बताया है, लीनियर प्रोपोर्शन में। ठीक है, अब इसके बाद अब अगर हम बात करें OB, अगर हम O से A तक ना जाकर O से B तक जाएं
तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अब यहां पे कंफ्यूजन की एक बात यह आती है कि प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। अंतर क्या है आज हम समझ लेते हैं। देखो, ओ से ए तक अगर हमने किसी भी स्टील स्ट्रक्चर को स्ट्रेस दी तो यहां पर स्ट्रेस छोड़ने के बाद वो दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाएगा 0 पर, बिल्कुल सही। और अगर हमने उसको बी तक भी स्ट्रेस दे दी, यानी कि इतनी स्ट्रेस भी दे दी हमने बी पॉइंट तक, यानी कि इलास्टिक लिमिट तक, तो भी वो लौटकर अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये तो हमारा जो लौटकर दोबारा अपनी पोजीशन में आ गया है स्ट्रेस छोड़ने के बाद, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक स्टेट, इसलिए हमने इसको नाम दिया है इलास्टिक लिमिट। फिर अब यहां से ओ से ए तक का हमने नाम अलग इसलिए दिया है क्योंकि ओ से ए तक वो जा रहा है लीनियर मोशन में, और उसके बाद उसने अपनी लीनियर मोशन को छोड़कर वो एक कर्व ले लिया है उसने। तो इस वजह से यहां तक के हमने अलग लिमिट का नाम रखा जिसका नाम है इलास्टिक लिमिट। और इस लिमिट तक अगर आप कहीं भी लोड देते हैं तो लोड हटाने के बाद वो दोबारा अपनी पहले ही शेप में अपने आ जाएगा, स्टील स्ट्रक्चर या कोई भी स्टील का अगर मेंबर है तो। और ओ से ए तक क्या है, ओ से ए तक लीनियर है बिल्कुल, तो यहां से यहां तक हमें कैलकुलेशन करने में इजी रहता है। तो इस वजह से हमने जो दो मेथड मेन है, एक है हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और एक है हमारा लिमिट स्टेट मेथड। जो ये दो मेथड है हमारे डिजाइन करने के आरसीसी में भी और इसमें भी, स्टील में भी। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो वर्क करता है वो केवल और केवल प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक वर्क करता है, यानी कि वो केवल यहां तक की स्ट्रेस लेता है, इसके ऊपर की स्ट्रेस को वो नहीं मानता। तो इसलिए स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा कॉस्टली बैठता है, इससे वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, लेकिन ज्यादा मजबूत रहता है। लेकिन फिर हमारे पास आया लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड में हमारा जो लिमिट ली गई है वो बी तक ली गई है, यानी कि इलास्टिक तक। इसका मतलब कि अगर हम लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं तो उस पर जो स्ट्रेस आ सकती है वो इलास्टिक लिमिट तक आ सकती है, लेकिन यहां भी कोई खतरा नहीं है क्योंकि जैसे ही हम स्ट्रेस को हटाएंगे वो दोबारा अपनी शेप में आ जाएगा। तो इसलिए हमारा जो लिमिट स्टेट मेथड है वो थोड़ा सा चीपर बैठता है और ज्यादा अच्छे से डिजाइन करता है, इसलिए हम आज के समय में इसी को इस्तेमाल करते हैं, ना कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड को। ठीक है, अब इसके बाद अगली हमारी लिमिट आ गई CD, यानी कि प्लास्टिक लिमिट। ये जो C से D तक जा रहा है ये है हमारी प्लास्टिक लिमिट। इसमें क्या है कि ये प्लास्टिकली चेंज होता है। अगर हम इसको एक एग्जांपल से देखना चाहें तो देखिए ये भी एक स्टील का वायर है। अब इसको अगर मैं यहां से इतनी केवल इसको मैं इलास्टिक लिमिट तक रखता हूं, तो जब मैं इसको छोड़ूंगा ये दोबारा अपनी शेप में आ जा रहा है क्योंकि ये अभी इलास्टिक लिमिट में है। इससे ज्यादा मैंने इसको भी स्ट्रेस नहीं दी। लेकिन अगर मैं इसको इलास्टिक लिमिट से भी ज्यादा प्लास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस दूं, अब मैं जब इसको छोड़ूंगा तो ये थोड़ा सा ही वापस आएगा जितना ये अपना इलास्टिक लिमिट में था। ये देखिए, ये थोड़ा सा जितना भी इलास्टिक लिमिट में था वो तो आ गया ऊपर, लेकिन बाकी जो ये प्लास्टिक स्टेट में पहुंच गया था, ये जो प्लास्टिक लिमिट में पहुंच गया था वो वापस नहीं आया लौट के, यानी कि अपनी शेप इसने चेंज कर दी। तो ये है हमारी 3 लिमिट। अब अगर हम बात करते हैं पॉइंट्स की, तो पॉइंट्स में कौन कौन से हैं? बी एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, इसको हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, और सी को हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। सी है हमारा ये लोअर यील्ड पॉइंट। और इसके बाद ई हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। देखिए इस ग्राफ में अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो स्ट्रेस जा रही है वो ई के पास जा रही है, यानी कि इससे ज्यादा आप स्टील को स्ट्रेस नहीं दे सकते। वो क्या है हमारा? वो है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट ई। और एफ है हमारा फ्रैक्चर पॉइंट या फिर फेलियर पॉइंट, यहां पर हमारा स्टील स्ट्रक्चर फेल कर जाता है। ठीक है, ये था हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम स्टील का। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, वो है प्रूफ स्ट्रेस। कि प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है? अब देखिए अभी आपको बताया गया कि जो 25% स्ट्रेन है वो मैक्सिमम आ सकती है माइल्ड स्टील के केस में। 25% का मतलब क्या है? 25% का मतलब है 0.25
और स्ट्रेन का भी फॉर्मूला हमें पता है कि डेल्टा एल डिवाइड बाई एल, यानी कि डेल्टा एल डिवाइड बाई एल की वैल्यू 0.25 आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती, क्योंकि इससे ज्यादा स्ट्रेन आते ही वो फ्रैक्चर कर जाएगा और वो टूट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्रूफ स्ट्रेस क्या है, तो हमने किया है, जो यहां पर ग्राफ में हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। पॉइंट बी था अपर यील्ड पॉइंट, पॉइंट सी था लोअर यील्ड पॉइंट, और पॉइंट ए क्या था हमारा, जो कि था हमारा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट का लास्ट पॉइंट ए। तो हमने इन सभी पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो स्ट्रेन भी रही होगी, उस स्ट्रेन को हमने नीचे नोट डाउन कर लिया है। तो हमने देखा कि जो हमारी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट का लास्ट पॉइंट है यानी कि ए, इस पर जो स्ट्रेन आई है वो आई है 0.11%, 0.11%। और जो ये अपर यील्ड पॉइंट है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो इलास्टिक लिमिट का जो लास्ट पॉइंट है बी, इस तक जो स्ट्रेस आई है वो आई है 0.2%। और आगे जो लोअर यील्ड पॉइंट है वहां तक वो सॉरी स्ट्रेस कह दी मैंने, स्ट्रेन जो लास्ट का पॉइंट है ये सी पॉइंट, यानी कि लोअर यील्ड पॉइंट, यहां पर हमारी स्ट्रेन आती है 1.5%। अब प्रूफ स्ट्रेस क्या है, प्रूफ स्ट्रेस यानी कि है तो वो स्ट्रेस ही, प्रूफ स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जिस स्ट्रेस को देने से स्टील स्ट्रक्चर में जो स्ट्रेन है वो 0.2% की हो, यानी कि 0.2% की स्ट्रेन जिसमें आ जाए, जिस स्ट्रेस देने पर, उसको हम प्रूफ स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, अब 0.2% की कहां आ रही है, यहां। अब अगर आप देखें 0.2% की कहां पर आ रही है, या पॉइंट बी पे, यानी कि ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा इलास्टिक लिमिट का पॉइंट है। और हमें पता है कि इससे ऊपर अगर आप स्ट्रेस देंगे तो वो मटेरियल पूरी तरह वापस नहीं आएगा, कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेन छोड़ जाएगा परमानेंटली। तो इसलिए हमने इसको बोला है प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ यानी कि ये स्ट्रेस ऐसी है कि यहां तक अगर आप स्ट्रेस देंगे तो ये डिफॉर्मेशन से प्रूफ है, यानी कि डिफॉर्मेशन उसमें परमानेंट नहीं होगा, वो अपनी शेप में वापस आ जाएगा। इसका मतलब है प्रूफ स्ट्रेस कहां तक की स्ट्रेस को दिखाता है, प्रूफ स्ट्रेस वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो कि इलास्टिक लिमिट के अंदर आती है। ठीक है, जो कि माइल्ड स्टील के केस में 0.2% है। इसका मतलब कि प्रूफ स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जिसको देने से किसी भी मेंबर में 0.2% की स्ट्रेन आती है। ठीक है, परसेंट में भी हम निकाल सकते हैं स्ट्रेन को, और सिंपल हम एक वैल्यू में भी लिख सकते हैं। 25% यानी कि 0.25, और 0.2% का मतलब है 0.002। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली है बिल्कुल, कंपटीशन में काफी पूछी जाती है ये प्रूफ स्ट्रेस के बारे में।